भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया की रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ उसी गांव के रहने वाले 3 युवकों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया है। एक युवक ने महिला के हाथ को पकड़ा, दूसरे ने रुमाल से मुंह बंद किया और तीसरे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। महिला चीखती चिल्लाती रही, परंतु हवस के दरिंदों ने उस महिला की एक नहीं सुनी। शिवनंदन यादव ने महिला के हाथ पकड़े, दिलीप यादव ने महिला के मुंह पर रुमाल रखा और प्रकाश यादव के बेटे रोहित यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भतोरिया की रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता महिला रात के करीब 9 बजे रात्रि में अपने घर से खेत की ओर शौच के लिए जा रही थी, तभी तीनों बहसी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद जब पीड़िता अपने भाइयों एवं पिता के साथ दिलीप यादव, रोहित यादव और शिवनंदन यादव के घर बोलने गई तो उन लोगों ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट भी किया। इस दुष्कर्म और मारपीट के मामले को लेकर पीड़िता मधुसूदनपुर थाना पहुंची, लेकिन वहां से आश्वासन मिला कि महिला थाना जाकर अपनी फरियाद सुनाए। उसी बाबत आज पीड़िता महिला थाना पहुंची और अपनी फरियाद का आवेदन दिया। वहां से आश्वासन मिला कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि 30 वर्षीय पीड़िता महिला की शादी 7 वर्ष पहले शाहकुंड में हुई थी। पीड़िता के पति अभी किसी केस में बरसों से जेल में बंद है, जिस कारण पीड़िता अपने ससुराल में नहीं रहकर अपने मायके में रहती है। बता दें, दिलीप यादव और शिवनंदन यादव अपने घर में अभी भी मौजूद है, लेकिन प्रकाश यादव का पुत्र रोहित यादव फरार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिलता है या फिर हवस के दरिंदे यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया? रोहित कुमार, और दोनों भाई पकड़ा था और उसका मम्मी पापा दोनों ने हमको मारा। मम्मी पापा और बहन ने उसका सामने में हमको मारा भी। कारण वही हम जा रहे थे टॉयलेट करने के लिए, अपने ऐसे मतलब पकड़ करके और वैसे ऐसे घटना कर दिया। कहाँ पे? उसका द्वार पे, उसका घरे के पास। कौन है वो आपका? मेरा कोई नहीं है सर। वहीं पकड़ने वाला है? हाँ। क्या कहता है? बोला था पहले भी फिर करने किया था? नहीं सर, तो फर्स्टे बार हुआ। क्या हुआ था? यही सब हुआ है, मेरे साथ रेप किया। कौन कौन किया है? रोहित और वो दोनों भाई पकड़े थे। क्या नाम था भाई का? भाई का एगो है शिवनंदन है और दिलीप, और बहन का नाम अंजलि है और उसका मम्मी का बुधो देवी। हाँ, क्या हुआ था? क्यों आए हैं महिला थाना आप यहाँ पे? मैं बेटी के साथ ही रेप किया है। कौन? रोहित यादव और शिव यादव और इसका नाम काहे क्या? हाँ, काहे? वो आ रहा था, मैंने बाथरूम मैंने पखाना आया था, वो तीनों भाई बैठा था। वो तीनों भाई बस इसको देखा, बस दौड़ को पकड़ लिया। वो दिलीप कुमार और रोहित कुमार ने रेप किया और शिव कुमार। मामला है मधुसूदनपुर का। थाना गए थे कल? हाँ, कल गए। क्या हुआ वहाँ? हाँ, वहाँ भेज दिया कि ना कोतवाली जाइए ना महिला। भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण सांसद अजय मंडल के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक सहित प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ अस्पताल निर्माण के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 200 करोड़ की लागत से अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर सहित 40 बेड का आईसीयू भी यहाँ पर रहेगा। इस अस्पताल को 2020 मार्च में बनना था, लेकिन लगातार इसकी समय सीमा बढ़ती रही और अभी भी यहाँ पर काम चालू है। अस्पताल के प्रिंसिपल सहित प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा हाइट कंपनी को 30 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन पिछले साल मार्च लास्ट में पैसे आए भी थे, फिर वापस हो गए, जिस कारण से काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं इन लोगों का कहना है कि अगर राज्य सरकार कंपनी को राशि दे दे तो काम में और तेजी आएगी और अस्पताल जल्दी चालू हो सकेगा। सांसद का कहना है कि उन्होंने समस्या को देखा है और जानकारी ली है, जिसके लिए वो राज्य सरकार से राशि निर्गत कराने को लेकर बात कर रहे हैं और जल्द ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद। वो लिखा गया है, हमारी तरफ से लिखा गया है। फिर अस्मारित करते आज सांसद साहब खुद निरीक्षण के लाए थे, उनको भी हमने अनुरोध किया है कि वो फंड देने में जैसा मेरी मदद कर दें, तो फंड मिल जाएगा तो काम और जैसा बढ़ जाएगा तेजी से। नहीं, 1 साल की बात नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम था, उसको भी लगाने में हमको टाइम लगा। फिर ये काम करके और ये
चीज़ अभी भी कुछ छोटे मोटे काम हो रहे हैं, वो कुछ अभी समय उसको जैसे बोलते हैं कि अभी वो टीका फरवरी तक में होगा, तब तक तो इस बीच में मेरा फंड आ भी जाएगा। फंड एक फंड के चलते थोड़ी देरी हो रही, लेकिन काम उसके चलते रुका हुआ नहीं है। अब डेट क्या बने, लेकिन बहुत जल्द चालू करने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। यही है एग्जैक्ट हम क्या बताएं, लेकिन बहुत हम लोग प्रयास में है कि बहुत जल्द इसको शुरू कर दें। अब यहाँ से जो कमी मिला है चालू नहीं होने का कारण, उस पर हम कार्रवाई करवाते हैं कि इसको अविलंब हम चालू करें। राज्य सरकार का मामला है या सेंट्रल सरकार का मामला है, वो तब जानने के बाद होगा ना। इसकी जानकारी मैं पूर्ण जान लूँ, इसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। हम तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो, अगले महीना स्टार्ट हो जाए तो बेहतर है, लेकिन सब चीज़ की व्यवस्था भी होनी चाहिए ना स्टार्ट करने के लिए। बिल्डिंग का काम तो पूर्ण है, और यहाँ जो टेक्निकल चीज़ है रोगियों की सुविधा के लिए, वो काम अधूरा, उसको पूरा कराने का संभव प्रयास करके इसी साल 2023 में ही इसको हम स्टार्ट कर दें, यही मेरा सोच है। और पहल भी इसी के, और जितना जल्दी 2023 के, ये नहीं कि दिसंबर में, मार्च के पहले हम इसको स्टार्ट करने का संभव प्रयास करें। भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री के बयान की घोर निंदा की है। अजीत शर्मा ने कहा कि भगवान राम सबरी, केवट सभी जाति समुदाय को लेकर चलते थे। रामचरितमानस समाज में नफरत नहीं फैलाता, पूरे देश के वो भगवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में इस तरह का बयान आश्चर्यजनक है, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल गलत है। ऐसे बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। बता दें, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि इस किताब से समाज में नफरत फैलती है। मनुस्मृति को क्यों जलाया गया था? क्योंकि इसमें कई बड़े तबके के खिलाफ कई गालियां दी गई थी। इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। तो भगवान राम के ऊपर है, और वो सबको लेके चले थे, चाहे सबरी हो, केवट हो, सभी जाति समुदाय को लेके चले। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो आश्चर्य की बात है कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है। उनको इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि पूरा देश रामचरितमानस भगवान राम की पूजा करता है। ये बिल्कुल बोलना उनका गलत है। नहीं, शिक्षा मंत्री को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। हमको लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग है, क्या है वो तो वो बताएंगे, लेकिन अगर वो बोले हैं तो उनको बात को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस पूरे मर्यादा राम पुरुष के पूरा चर्चा है, उनके ऊपर आधारित है, और हम लोग पूरे देशवासी उनको मानते हैं, और वहाँ सभी जाति को लोग को लेके चले हैं राम भगवान। इसलिए बिल्कुल गलत है, उनका वक्तव्य गलत है, और उनको इस बात को वापस लेना चाहिए। भागलपुर के नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में देर रात 14 नंबर सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। युवक अपने साथी के साथ बाइक से लत्ती पाकर नौगछिया से श्राद्ध क्रम में शामिल होकर अपने घर भागलपुर लौट रहा था। घायल युवक स्वर्गीय दिवाकर प्रसाद मिश्र का पुत्र प्रशांत कुमार नीलकंठ नगर हवाई अड्डा थाना तिलकामांझी का निवासी है। जानकारी के अनुसार प्रशांत के साथ भागलपुर के बरारी हाउसिंग बोर्ड निवासी नीतीश कुमार बाइक पर सवार होकर जा रहा था। पुलिस को नीतीश ने बताया कि वे लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। जगतपुर में इमली गाछ के पास गाली देते हुए बाइक सवार 2 युवकों ने ओवरटेक किया। बाइक नहीं रोकने पर गोली चला दी। पहली गोली प्रशांत के हेलमेट में लगकर छिटक गई, दूसरी गोली फिर चलाई जो पॉकेट में रखे मोबाइल में लगते हुए उसके पेट में लग गई। उसके बाद एक और फायर कर अपराधी भाग गए। देर रात मायागंज में ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। वहीं घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़कों पर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सीट बेल्ट की उपयोगिता पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो दुर्घटना के बाद आपकी क्या स्थिति होगी। यदि अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो दुर्घटना होने पर आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि अगर आप कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो साक्षात मौत को दावत देते हैं। पोस्टर बैनर्स के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि यमराज द्वारा कहा जा रहा है कि अगर तुम सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो मैं तुरंत आ रहा हूं। अगर दुर्घटना होती है तो आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, तभी कार में लगा एयरबैग खुलता है और आपकी जीवन की रक्षा हो सकती है, यह भी दर्शाया गया। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना कितना ज़रूरी है।
उसी क्रम में आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट होता है उसका यूज कितना लाभदायक होता है, और यदि नहीं पहनते हैं तो किस तरह से एक्सीडेंट होता है और लोगों का दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसी में हम अभी एक गाड़ी को हरी झंडी से दिखा के रवाना करेंगे और दिखाया जाएगा कि पीछे में 2 लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक आदमी जो है सीट बेल्ट बांधे हुए हैं और दूसरा आदमी बिना सीट बेल्ट बांधे हुए हैं। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप अभी देखेंगे। की सोसाइटी ने सीट बेल्ट की उपयोगिता के बारे में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन कर रही है। आप जानते हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में हम लोग सड़क सुरक्षा पर काम करते हैं और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो वो ज़रूरी है। तो आज सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है, यदि कोई नहीं लगाए तो क्या होगा, तो आप समझिए। ये सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, लगता है तुम जीना नहीं चाहते, अभी आता हूँ, ये यमराज जी बोल रहे हैं। साक्षात आप मौत को दावत दे रहे हैं यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। आप सीट बेल्ट है वह बंधन, सीट बेल्ट है वह बंधन जो दुर्घटना होने पर यमराज के पास जाने से रोके। सीट बेल्ट है वह बंधन जो दुर्घटना होने पर यमराज के पास जाने से रोके। सीट बेल्ट लगाएं ताकि घर में ना हो क्रंदन, रोना नहीं पड़े, आपके परिवार को बिलखना नहीं पड़े। तो आप ये देखिए यहाँ दो लोग बैठे हैं, एक सीट बेल्ट सीट बेल्ट लगाया हुआ है और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में यदि गाड़ी आगे कहीं एक्सीडेंट होता है या ब्रेक लगता है जोरदार तो क्या होगा, इसको आप अभी तुरंत देखेंगे कि क्या होता है। आप बेल्ट लगाते हैं पैंट में बेल्ट लगाते हैं कि पैंट नहीं खिसके, लेकिन यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपका जान खिसक जाएगा। और इसीलिए यदि पैंट में बेल्ट लगाते हैं तो सीट बेल्ट भी कार में चलाते समय जरूर लगाएं। तो यह जीवन जागृति सोसाइटी का और सड़क परिवहन विभाग का, सरकार का, सारे लोगों का यह कहना है कि सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं। आप ये टीम देख सकते हैं, ये सीट बेल्ट लगाया है, गाड़ी डैश किया, इसको फोकस करिए। सीट बेल्ट लगाए हैं, गाड़ी डैश करता है तब भी आदमी बच जाता है। एयरबैग, सीट बेल्ट यदि आप लगाते हैं तभी एयरबैग खुलता है। इसीलिए आप लाखों की गाड़ी लेते हैं, एयरबैग देखते हैं, लेकिन सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। तो सीट बेल्ट लगाइए। यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आप देखिए इस तरह से आप सीधा सामने से टकराएंगे और आपकी जान चली जाएगी। बिहार एसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसमें आंदोलनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब जगह कानून अपने हिसाब से चलता है और कानून अपना काम कर रही है। चोर का काम है चोरी करना, कानून का काम है उस पर कार्रवाई करना। वहीं अपनी ही पार्टी के बड़बोले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई विधायक हमसे पूछकर बयान नहीं दिया है। गोपाल मंडल काफी ज्ञानी है, उन्हीं से पूछे छात्रों के प्रति उन्हें संवेदना क्यों नहीं है। वहीं एसएससी के पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग अपनी तिजोरी में ताला लगा कर रखते हैं, लेकिन चोर उस ताला को भी तोड़ देते हैं। जो पेपर लीक करने का काम करते हैं उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के लाठी चार्ज वाले बयान पर कहा कि गोपाल मंडल ने इस मुद्दे पर क्या कहा वह मैं नहीं कह सकता, जिसने कहा है उसको ही जवाब देना चाहिए। हम तो इसके पहले करने का लाठी चार्ज हुआ, कितना देखिए, सब जगह कानून अपने अपने स्तर से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। एसएससी बिहार एसएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, हम तो इसके पहले बताए ना कि चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग ताला कुंजी लगा करके रखते हैं, चोर तो ताला तोड़ देते हैं। अब जिनको वही काम करना है, इसके लिए कानून बना हुआ है कि उस पर कार्रवाई होगी। अब विधायकों ने क्या कहा, हमसे पूछ के तो नहीं ना कहा, तो विधायकों ने कहा उस विधायक से पूछे जिस विधायक ने कहा इस बात को, उससे हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। पार्टी आपकी है? पार्टी है मेरा। लोग परिवार में लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक बाप का 2 बेटा होता है, एक चोर हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है। तो बाबूजी बताएंगे उनके, वो जो हुआ है चोर हुआ उस पर कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र लीक हो जाता है बार बार लीक हो जाता है, हम तो आपको बता रहे हैं ना।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर में अहले सुबह आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधिवक्ताओं के बैठने के 4 जगहों पर फैल गई और ऊपर की झोपड़ी और कुर्सी और टेबल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आम लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। अधिवक्ताओं के बैठने के 4 टेबल और ऊपर की झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई है। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कैसे लगी। हम लोगों को सुबह पता चला कि आग लग गया है टेबल में, तो हम लोग आए तो देखें कि टेबल धधक रहा था। फिर हम लोग दमकल वाले को सूचना दिए, थाना को भी इन्फॉर्म किए, सभी मौके पे आए और आग को बुझाएं। इसमें से आशुतोष बाबू का टेबल जला है, अजय बाबू का भी जला है, शुक्ला बाबू को भी जला है, धीरेन्द्र मोहन शुक्ला का और गौरी बाबू का जला है और एक सिलधर बाबू का भी थोड़ा जला है। कुल 4 टेबल जला है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जला है। बिहार में घूसखोरी के खिलाफ लगातार निगरानी की दबिश जारी है। इसी क्रम में कल पूर्णिया के राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार गुप्ता को निगरानी की टीम ने 35,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। नगर अंचल कार्यालय में गिरफ्तारी निगरानी के डीएसपी जितेश पांडे की अगुवाई में हुई थी। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद टीम के द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दे दिया है। उसके बयान से हिंदू संगठनों के साथ साथ कई धार्मिक संस्थान के लोग उग्र दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भागलपुर में इस मुद्दे को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया था। विश्व हिंदू परिषद भागलपुर महानगर इकाई दक्षिण बिहार की ओर से एवं बजरंग दल की ओर से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बजरंग दल के भागलपुर महानगर के सह संयोजक स्वजीत कुमार ने बताया कि वोट बैंक बनाने के कारण लोग ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसके चलते उन्होंने यह घटिया बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, सनातन धर्म पर आघात किया है। यह सनातनी धर्म का घोर अपमान है, यह कहीं से सही नहीं है। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एक साथ कहा कि उन्हें जल्द से जल्द पार्टी और पद से बर्खास्त किया जाए। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, वो बेहद ही निंदनीयपूर्ण है और इसका बजरंग दल पूर्ण जोर विरोध करता है। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं सहेंगे। पूरा सनातन समाज हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। कुछ वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है और हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है और हमारे धर्म के बारे में आहत होती है। उसके खिलाफ हम लोग पूर्णजोर विरोध करते रहेंगे आगे भी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला हम लोग जलाएं और सरकार से यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा मृत्युंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह महापुरुष स्वामी विवेकानंद व भारत माता के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्षीय भाषण में स्वामी विवेकानंद के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया। अधिवक्ता अनिल झा ने युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का वर्णन करते हुए युवाओं से अच्छे चरित्र व विचार निर्माण का प्रेरणा लेने को कहा। परिषद के महामंत्री डॉक्टर चंदन सिंह चौहान ने कहा कि जो भरा नहीं भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परिषद के मंत्री एडवोकेट राहुल तोमर ने मंच संचालन किया व आनंद कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। समारोह में मुख्य रूप से अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, महामंत्री डॉक्टर चंदन सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंद्रदेव सिंह, मंत्री राहुल तोमर के अलावे दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस का समारोह मनाया गया। इस अवसर पर न्यायपालिका में युवाओं की भूमिका पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया है। ये एक प्रचलन हम लोग ला रहे हैं कि एक संस्कृति हम लोग में जागृत हो, जिस पर वाद विवाद परिचर्चा का आयोजन समय समय पर किया जाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं के युग पुरुष महापुरुष रहे हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिला इकाई भागलपुर के द्वारा हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम एक ऐसे युग पुरुष के बारे में की जयंती मना रहे हैं जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अपितु संपूर्ण विश्व में महापुरुष युवा सन्यासी के रूप में जाना जाता है। और ये जो युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी हैं,
जो सनातन हिंदू धर्म के प्रवर्तक और समस्त वेदों के ज्ञाता, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने महान विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन और विशेषकर युवा जगत को एक नई राह दिखाई है। उनके जन्म दिवस को हम लोग युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इलेक्ट्रो होम्यो के जनक का 214वां जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन भागलपुर के स्थानीय पेंशनर समाज चुनियाहरी आहाता भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. सिंह कर रहे थे। सर्वप्रथम आगंतुक सभी डॉक्टरों ने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं डॉक्टर डी.के. सिंह ने चिकित्सकों को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके दर्शाए गए मार्गदर्शन पर चलकर जगह जगह शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की बात कही। संस्था के संरक्षक डॉक्टर जे.पी. शाह ने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जीवन प्रकाश डालते हुए कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देते हुए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब को महात्मा की उपाधि दी गई है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन, डॉक्टर बलराम, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर विवेकानंद पंडित, विनोद कुमार सिंह, महिला चिकित्सक डॉक्टर शैलरत्ना, डॉक्टर नाजिमा, डॉक्टर भोला कुमार आदि उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्यो के डॉक्टरों ने इलेक्ट्रिक होम्यो को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस पर भी ध्यान देने की बात कही। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।